नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कायरल कार्बन के बारे में पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से देखा था कि कायरल कार्बन क्या होता है और कायरल कार्बन को पहचानना हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन को, यानी कि जो टेट्राहेड्रल कार्बन यानी कि जो sp3 कार्बन है उसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आज ही हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन की। ठीक है, चलिए। आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन। टेट्राहेड्रल कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कुछ को अभी आज जानना है। टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब होती है? जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना। और हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं, एक न्यूमान प्रोजेक्शन और एक साहार्स प्रोजेक्शन। तो ये दो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। पहला है न्यूमान प्रोजेक्शन और दूसरा प्रोजेक्शन है साहार्स रिप्रेजेंटेशन। साहार्स रिप्रेजेंटेशन ये हम लोगों ने इसको देख लिया है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। आपको याद होगा तो जब हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो वहीं पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, न्यूमान और साहार्स को। आगे हम लोगों को देखना है कि एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। चौथा है परस्पेक्टिव फार्मूला और लास्ट में हम लोग देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन। ये फिशर है, FISHER, फिशर प्रोजेक्शन। ये जो हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये पांचों क्या है? टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अलग अलग तरीका है। सारे कार्बन कैसे हैं? टेट्राहेड्रल हैं, यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है ना। तो हम लोगों ने तो देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन और साहार्स रिप्रेजेंटेशन इन दोनों को पहले ही कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, WEDGE, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। नोट कर लीजिए आप इन्हें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से। चलिए, तो आप लोग लिखेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो इसका क्या मतलब है वेज डैश का? देखिए, एक मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, ये है COOH, ये है CH3, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है और ये OH है। देखिए, मैंने आपके सामने एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एक बनाया है। ये टेट्राहेड्रल कार्बन है जिसमें आपको दो अरेंजमेंट दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन इसको मैं बनाया हूँ, और ये क्या है? एक डैश लाइन है ना, सॉलिड लाइन है, और ये क्या है?
डैश लाइन है। जो सॉलिड लाइन है इसी को बोला जाता है वेज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको वेज बोलेंगे। और जो डॉटेड लाइन है, जो डैश लाइन है, इसको बोलेंगे डैश। तो एक वेज लाइन हो गया और एक डैश लाइन हो गया। ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दीजिए कि एक तरीके से ये 2 वी बना रहा है। आपको पता है कि अगर टेट्राहेड्रल कार्बन बनेगा तो ये जो कार्बन ये जो बॉन्ड एंगल आएगा, 2 एटम या मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। तो इनमें प्रत्येक के बीच का, प्रत्येक मॉलिक्यूल, प्रत्येक एटम्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल आएगा, प्रत्येक ग्रुप्स के बीच का बॉन्ड एंगल आएगा, ये 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये लाइन, ये वाली, ये एक प्लेन में है। मैं लिख रहा हूँ ये दोनों लाइन क्या हैं? लाई इन द सेम प्लेन। ये एक प्लेन में होगा। और ये जो आपका सॉलिड लाइन है अर्थात डैश लाइन है, ये प्लेन के बाहर है, इस तरीके से है। ये देखिए, ठीक है। इस बड़ी वाली लाइन से जो परपेंडिकुलर है, इससे 90 डिग्री के कोण पर, माफ़ कीजिएगा 109 डिग्री के कोण पर ये बाहर की तरफ है। और इनमें प्रत्येक का जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री ही होता है। और ये जो डैश लाइन है ये इस प्लेन के अंदर है। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। और जो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें जो सॉलिड लाइन होता है ये होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसमें हम लिख रहे हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर आप हैं, यानी कि ये आपकी तरफ है। और जो डैश लाइन है ये प्लेन के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर से क्या है? दूर है। इसको लिख रहे हैं अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर से क्या है? दूर है। तो ये रहा आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, और इसको आप छाप लीजिए। इसके बाद हम लोग पर्सपेक्टिव फार्मूला की बात करेंगे। तो इसी से मिलता जुलता पर्सपेक्टिव फार्मूला है। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम लोग बात करेंगे पर्सपेक्टिव फार्मूला। पर्सपेक्टिव फार्मूले में यहाँ पर 2 वेज लाइन होता है और 2 डैश लाइन होता है। देखिए यहाँ पे वेज लाइन एक ही है, डैश लाइन एक ही है। लेकिन जब हम पर्सपेक्टिव फार्मूले की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 वेज लाइन होगा और दो डैश लाइन होगा। देखिए कुछ इस तरीके से। मैं सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये सीधा बने। ये देखिए, और ये देखिए, ये आपका है वेज लाइन, ठीक है। और डैश लाइन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डॉटेड लाइन है और ये भी डॉटेड लाइन है। तो ये क्या है? ये वेज लाइन है। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है। तो ये कौन सा लाइन है? जो सॉलिड लाइन है, मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड लाइन है ये कैसा लाइन है? ये वेज लाइन है। ये वेज लाइन है, तो ये भी वेज लाइन है। ये कौन सा लाइन है? ये डैश लाइन है। ये है डैश लाइन। अब आपको पता है कि हम लोग वेज लाइन क्या होता है? वेज लाइन होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और डैश लाइन क्या है? ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि जो देख रहा है व्यक्ति
उनसे क्या है, ये दूर है। क्योंकि ब्रोकन लाइन है तो ये दूर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए ये क्या है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, यानी कि जो वेज लाइन है वर्टिकल पे मैंने बनाया है, डैश लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल पर बनाया है। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि जो ये वेज लाइन है हम लोग हॉरिजॉन्टल पे बना लें। अभी कहाँ बना है, वर्टिकल पे। तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये रहा वेज लाइन, ठीक है। और हमको 2 डैश लाइन भी बनाना है। देखिए ये यहाँ पे मैंने डैश लाइन बना दिया है। ये मान लीजिए हाइड्रोजन OH CH3 और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ये CH3 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस पे लगे हैं, वेज लाइन पे हैं। और अगर ये वेज लाइन पे हैं तो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर की तरफ है। और ये जो डैश लाइन बना है इसे बोलते हैं डैश लाइन। ये क्या है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। आप, मुझे आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और इसको आप देखिए, अच्छे से नोट कीजिए और कंफ्यूज नहीं होना है दोनों को लेके। चलिए आगे हम लोगों को देखना है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोगों को देखना है फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन में देखिए एक सिंपल है, ये हमारा लास्ट है, 5वां होगा शायद, हाँ देखिए फिशर प्रोजेक्शन क्या है, 5वां है आपका। ये वेज 2 तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन हमको देखना है। चलिए हम लोग बात करेंगे अभी फिशर प्रोजेक्शन की। फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो फिशर प्रोजेक्शन में देखिए एक वर्टिकल लाइन होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है और ये COOH ग्रुप है। तो ये देखिए ये कैसा लाइन है, ये स्पष्ट है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये कैसी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, अवे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। फिशर प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल लाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और जो वर्टिकल लाइन होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अब देखिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन को पढ़ लिया है, और अभी हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आप कैसे करेंगे। देखिए
हमने कायरल कार्बन के बारे में पढ़ लिया है, अच्छे से इसको पढ़ा है, आप उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। कायरल कार्बन मतलब CC। तो देखिए अब यहाँ पर इस टेबल को आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। कह रहे हैं कि अगर कायरल कार्बन की संख्या 0 हो, कायरल कार्बन की संख्या कितनी हो, 0 हो, तो अगर ऐसा होता है कि कायरल कार्बन की संख्या 0 होती है तो मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में अगर कायरल की संख्या 0 हो जाए तो मॉलिक्यूल हैज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केस के को छोड़ दिया जाए तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है कि नहीं। वो स्पेशल केस कौन कौन से हो सकते हैं, स्पेशल केस वे हो सकते हैं क्यूमुलेटेड पॉलीइन, क्यूमुलेटेड पॉलीइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्यूमुलेटेड पॉलीइन को ही बोलते हैं क्यूमिलीन, इसी को क्या बोला जाता है, क्यूमिलीन बोला जाता है। या तो हम बात करें बाइफेनिल्स की, तो ये लोग इसमें भी देखिए क्यूमुलेटेड पॉलीइन में या बाइफेनिल्स में जो कायरल कार्बन होता है ये कितना होता है, 0 होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल, ये क्यूमुलेटेड पॉलीइन और बाइफेनिल्स, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कौन होता है कौन नहीं होता है, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पे जाकर एक बार चेक कीजिए, पढ़िए ध्यान से। तो हम लोग यहाँ पर बात ये करें कि अगर किसी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन नहीं है तो वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, लेकिन कुछ केसेस को छोड़कर, कौन से केस हैं, क्यूमुलेटेड पॉलीइन और बाइफेनिल्स, ठीक है ना। अब आगे पर देख रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स के पास कायरल कार्बन की संख्या 1 हो जाए, अगर मॉलिक्यूल्स के पास कायरल कार्बन की संख्या 1 हो जाए तब क्या होगा। देखिए ऐसे स्थिति में क्या होगा कि सामान्यतः मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन कुछ केस में, वो एक आध केस है, कुछ केसेस में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं जनरली molecules are optically active, molecules are optically active, but in रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, क्या नाम बोल रहे हैं इसका, RUI का मतलब क्या होगा, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। देखिए रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन क्या होता है, अब मैं आपको आऊँगा एमीन में, तब समझाएंगे वहाँ पे कि रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन क्या होता है, या इसी को बोलते हैं एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन, या इसी इन्वर्जन को बोलते हैं फ्लिपिंग, एमीन इन्वर्जन और एमीन फ्लिपिंग। तो एमीन, ये कंपाउंड में देखिए एमीन इन्वर्जन या एमीन फ्लिपिंग में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के पास एक कायरल कार्बन होता है फिर भी वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन सामान्यतः क्या होगा कि अगर कायरल कार्बन संख्या 1 है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ठीक। अगला ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास अगर कायरल कार्बन संख्या 1 से अधिक है तब क्या होगा, तब ये होगा कि हमको देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स के पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूल्स के पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, यस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ कि मैं साइड होता हूँ, आप देखिए इसको कि कायरल कार्बन
का 3 केस हम लोग ले रहे हैं। पहला केस कि जहाँ पर कायरल कार्बन संख्या क्या हो, 0 हो, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन कुछ स्पेशल केस में हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के पास कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जैसे क्यूमुलेटेड पॉलीन या ये बाइफेनिल्स, ये सब आते हैं। इसमें स्पाइरो कंपाउंड भी इसी कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड, क्यूमुलेटेड पॉलीन तो होगा ही, बाइफेनिल्स तो होगा ही, इसी के साथ ही आप लिख सकते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड जो होते हैं उनके पास भी अगर कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ये स्पेशल केस है। दूसरा बात हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर कायरल कार्बन संख्या 1 हो जाए, तो अगर 1 होगा कायरल कार्बन तो मॉलिक्यूल क्या होगा, जनरली मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल केस है। वो केस कौन सा है, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन के बारे में अभी तक सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एमीन्स में ऐसा इन्वर्जन पाया जाता है, इसको एमीन फ्लिपिंग भी कहा जाता है। एमीन इन्वर्जन या एमीन फ्लिपिंग कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट केस है कायरल कार्बन की संख्या ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ऐसे केस में हम लोगों को हमेशा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करना होगा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं हम लोग अभी आते हैं उस पर, लेकिन आप इतना समझिए कि अगर किसी कंपाउंड के पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नोट कीजिए इसे आप लोग, फिर हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिनका नहीं हुआ हो रोक कर उसको वीडियो को नोट करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में जानेंगे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है आप लिखना शुरू करेंगे। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ chiral carbon is not a necessary condition for optical activity। The presence or absence of chiral carbon is not a necessary condition for optical activity। आगे करें, the necessary condition is that molecules have absence of एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल्स के पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब पढ़िए इसको ध्यान से। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब कायरल कार्बन से डिसाइड नहीं होगा कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। किससे डिसाइड होगा, डिसाइड ये होगा कि मॉलिक्यूल्स के पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तभी वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लेंगे, इफ मॉलिक्यूल्स हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री then it is achiral। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अकायरल होगा। इफ मॉलिक्यूल्स हैव, यहाँ पर हैव कर लीजिए, इफ मॉलिक्यूल्स हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देन इट इज अकायरल।
ठीक। अब देखिए इसके टाइप्स की बात करें कि ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने प्रकार का होता है, तो इसमें देखिए एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम लोग इसको शॉर्ट में पॉज बोलेंगे। दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS कॉस बोलेंगे। तीसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और चौथा है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चार हम लोगों को देखना है। सिमेट्री देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप उसके लिए घबराइए नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस, नॉट इन आवर सिलेबस। ये जो आप PG करेंगे वहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा। आपको यहाँ पर केवल 2 ही पढ़ना है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और सीखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है। हम लोग बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है आप बताइए। नाम से स्पष्ट है, ये एक प्लेन है ना। कैसा प्लेन है लिखिए आप लोग, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, it is an imaginary plane which divides the molecule, which divides the molecules into 2 equal half and each part is mirror image to, and each part is mirror image to each other। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल्स को 2 बराबर भागों में बांट देता है, वो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर ये बात याद रखिए कि अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब वह कंपाउंड, वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो लिख लीजिए, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, इन एनी मॉलिक्यूल, देन क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल प्लेन ऑफ सिमेट्री का देख लिया जाए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या एग्जाम्पल होगा। आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि वेज पे मैंने एक क्लोरीन रखा है, डैश पे भी एक क्लोरीन रखा है, और एक ब्रोमीन, इधर एक ग्रुप, एक पे ब्रोमीन लगा है और दूसरे पे हाइड्रोजन लगा है। तो अगर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो देखिए हमारा 2 क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम लोग एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए ये चूँकि हाथ से इसका जो आकार है मार्कर का काफ़ी बड़ा है, ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है पकड़ने में, होल्ड करने में। चलिए यही समझिए कि ये हमारा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और आपको अगर बॉन्ड एंगल 109 न दिख रहा हो तो आप मान कर चले कि बॉन्ड एंगल कितना है,
109 है। तो देखिए प्रत्येक का बॉन्ड एंगल 109 है। आप ऐसे समझिए कि कुछ इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट है। ये दोनों क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये प्लेन के बाहर है, दूसरा क्लोरीन प्लेन के अंदर है, ये हाइड्रोजन है और ये ऊपर जो लगा हुआ है ये ब्रोमीन है। तो आपको इस अरेंजमेंट को, इस स्ट्रक्चर को कट करना है। तो कैसे कट करेंगे आप देखिए, आपको क्या करना है कि देखिए ऐसे आप कट कीजिए, एकदम ठीक जैसे आपको दिख रहा है आप इसी प्रकार से इसको कट करेंगे। तो एकदम बीचों बीच कट करेंगे। तो देखिए वही बात है कि होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप बीच से कट करेंगे तो बीच का जो ये ब्रोमीन है, बीच का ये जो ब्रोमीन, जो ऊपर ब्रोमीन लगा है, तो जब इसको कट करेंगे तो आधा ब्रोमीन इस तरफ आएगा, आधा ब्रोमीन इस तरफ, ये हाइड्रोजन आधा इस तरफ, इसका आधा हाइड्रोजन इस तरफ। और ये मॉलिक्यूल देखिए जो क्लोरीन लगा हुआ है, एक इधर है और एक इधर है, बीच से जब कट करेंगे तो इस क्लोरीन का मिरर इमेज ये क्लोरीन आएगा, आएगा कि नहीं? ये कब होगा? जब दो एटम या ग्रुप सेम अटैच्ड होगा। ठीक है, आई होप कि आप बात को समझ पाए होंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन आप बात ये समझिए कि अगर मैं एक चारों ग्रुप अलग कर दूं, यहाँ पर वेज पे मैंने एक मान लीजिए फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ एक डैश पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब दोस्तों आप इस कंपाउंड को, ये जो सेकेंड वाला दिया गया है, इसको आप चाहे जैसे कट कर लीजिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा। अर्थात इसको, इस कंपाउंड को आप दो बराबर भागों में काटेंगे, जब इसको दो बराबर भाग में कट करेंगे तो ये दो बराबर भाग में कट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आप नोट करिए इस। हाँ ठीक है, चलिए तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल अगला ये है कि मान लीजिए कि हमारा एक फीसर है, ये OH OH H H C डबल OH C डबल OH, इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए है कि नहीं है। एक दूसरा कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ये भी ब्रोमीन लगा हुआ है, इस पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, एक डैश पे लगा देता हूँ। ये देखिए, आपको तीनों कंपाउंड बताना है कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो देखिए आपको एक ऐसा प्लेन पास करना है जिससे कंपाउंड दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाए। सिंपल बात यह है कि इस कंपाउंड को आपको काटना है ना। अगर मिरर इमेज आ जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए इस कंपाउंड को आप क्या करेंगे, बीच से कट करेंगे। जब बीच से कट कर देंगे तो ऊपर वाले भाग का मिरर इमेज नीचे वाला आ गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर आप बीच से कट कर देते हैं तो देखिए दोनों वेज पे लगा है ना। जैसे देखिए कि इस सर को मान लिया कि ये CH2 ग्रुप है, ये वाला, और इससे एक तरफ ब्रोमीन और दूसरी तरफ ब्रोमीन। अगर यहाँ से एक प्लेन पास कराएंगे तो इसका इस दाहिने हाथ का जो कि ब्रोमीन लगा है, इसका मिरर इमेज बायां वाला आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। अब देखिए एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा है वेज पे, एक ब्रोमीन कहाँ लगा है, वेज पे, और दूसरा कहाँ लगा है, डैश पे। यानी कि एक ऑब्जर्वर के तरफ लगा है, यानी कि आपकी तरफ लगा है, ये ब्रोमीन है, और इसका दूसरा ब्रोमीन कहाँ लगा है, डैश पे ना। तो इसका मिरर इमेज अगर बीच से प्लेन पास करेंगे तो इस दाहिने का मिरर इमेज ये बाएं की तरफ आएगा, लेकिन ये आपका एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन का मिरर इमेज एबव द प्लेन ही आएगा। ये तो जो लगा हुआ है, यानी देखिए ये ब्रोमीन एबव द प्लेन और ये क्या है, बिलो द प्लेन है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये सरल है, थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना है कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। अगर हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल लें, ये देखिए HOH और ये H C डबल OH C डबल OH
अब देखिए इसको आप चाहे जैसे प्लेन पास कर दीजिए, ऊपर वाले का मिरर इमेज, जो ऊपर वाला पार्ट है इसका मिरर इमेज नीचे वाला नहीं प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल आप मुझे बता दीजिए, इसको आप अच्छा पहले नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा एक कंपाउंड है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने वेज पे लगाया है ब्रोमीन, यहाँ भी वेज पे लगा हुआ है ब्रोमीन, यहाँ डैश पे मैं लगा दे रहा हूँ Cl को, क्लोरीन को, और यहाँ भी वेज पे मैं लगा रहा हूँ ब्रोमीन। तो आपको यहाँ पर इस कंपाउंड में यह बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। देखिए आपको काटने का कई तरीके से आप काट सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से काटना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाए। तो इसे अगर आप बीच से काटेंगे तो इसका मिरर इमेज ये तो आएगा, लेकिन देखिए ये आपका वेज पे लगा है और ये है डैश पे, तो इसका मिरर इमेज ये नहीं है। और दूसरी बात कि ये तो भाई है क्लोरीन और ये है ब्रोमीन, तो इसमें आप तो देख ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से कट करना है। ठीक है, इस कंपाउंड को ऐसे अगर आप कट करेंगे तो देखिए जो वेज का मिरर इमेज है, देखिए इधर वेज पे आया है, वेज का मिरर इमेज वेज पे आया है, और ये ब्रोमीन 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा और इधर क्लोरीन भी 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। यहाँ पे वेज पे है ब्रोमीन और ये डैश पे मैं लगा दे रहा हूँ, ये भी ब्रोमीन है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए सेम है, आप इसको बीच से कट करेंगे तो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर दोनों वेज वेज होगा तब पर भी वही केस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन को और यहाँ पर भी लगा दिया ब्रोमीन को, दोनों देखिए क्या है वेज है, या दोनों डैश भी ले सकते हैं। फिर भी आप यहाँ पर अगर बीच से आप कट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और आप वीडियो को रोक कर आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं। एक टॉपिक और है इसी में, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। हम लोगों ने देखा था 4 है, लेकिन 2 हमारे सिलेबस में है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट situated at the center of molecule it is an imaginary point situated at the center of molecule through which if we drawn a line in opposite direction then they meet same atom or group, then it is center of symmetry। देखिए सिंपल बात है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट
सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के सेंटर में यह एक इमेजिनरी पॉइंट होता है थ्रू विच इफ़ वी ड्रा ए लाइन अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम उस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में लाइन को ड्रा करेंगे तो देन दे मीट सेम एटम और ग्रुप, अगर वो सेम एटम या ग्रुप से मिलते हैं तो क्या होगा, यह सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखिए ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक, साइक्लोब्यूटेन के सेंटर में एक इमेजिनरी पॉइंट है। अब इस इमेजिनरी पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते हैं तो ये सेम एटम या ग्रुप से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, CH2। तो देखिए अपोजिट दिशा में इस पॉइंट के बढ़े, एक इधर और एक इधर, तो क्या मिला हमको, सेम एटम या ग्रुप मिला है। उसी प्रकार यहाँ से आप अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेंगे, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेंगे, फिर भी सेम एटम या ग्रुप मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको आप नोट कीजिए, कुछ बेसिक पॉइंट को भी हम लोगों को लिखना है इसमें, उसको भी लिख लिया जाएगा। चलिए कुछ बेसिक पॉइंट को लिख लिया जाए। फॉर कॉस यानी कि कॉस मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, फॉर कॉस एटम और ग्रुप शुड बी सेम, एटम और ग्रुप शुड बी सेम। और ये सेम कहाँ मिलते हैं, अपोजिट एंड डायगोनली, अपोजिट एंड डायगोनली। एटम या ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन फीसर प्रोजेक्शन। आपको पहली बात तो ये देखना है कि फीसर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखना ही नहीं है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हम चेक कभी नहीं करते हैं। जैसे फीसर प्रोजेक्शन का मतलब ये मान लीजिए कि ये कोई हमारा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, HOH, आपको देखने से लगेगा कि यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि इसको हम देखिए सेंटर मान लीजिए कोई एक पॉइंट मान लीजिए, और इस सेंटर से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, देखिए OH मिल रहा है, यहाँ भी OH मिल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ COOH ने, तो आपको एक बार लगेगा कि ये मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी फीसर प्रोजेक्शन में नहीं देखेंगे। एग्जाम में आपको इस बात को ध्यान देना है। और थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ऑड मेंबर ऑफ रिंग, ऑड मेंबर ऑफ रिंग। अगर ऑड मेंबर ऑफ रिंग होगा तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्या बात कर रहे हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, ये ऑड नंबर है कि नहीं, साइक्लोप्रोपेन कैसे बनेगा, आप इसे ट्रायंगल बनाएंगे, ये है साइक्लोप्रोपेन। और क्या होगा, साइक्लोपेंटेन, ये भी ऑड मेंबर है, साइक्लोपेंटेन, ये देखिए साइक्लोपेंटेन हुआ। तो इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, ऑड मेंबर ऑफ रिंग है। नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल है कि आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री बताना है। पहला एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए कि ये Cl है, ये Cl है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल है आपके लिए, यहाँ पे एक मान लीजिए OH है और यहाँ पर ये डॉट है, डैश लाइन है, यहाँ भी क्या है,
OH है। आप दोनों एग्जाम्पल में बताइए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा कि नहीं प्रेजेंट होगा। और एक तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये इस तरीके से है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन लगा दे रहे हैं और यहाँ पे क्लोरीन। अब तीनों एग्जाम्पल में बताएंगे कि क्या यहाँ पर किस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और किस में नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले आप दूसरा और तीसरा करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं, इसके आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ देखिए OH मिल रहा है, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो OH मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलिए भाई कोई बात नहीं। यहाँ एक इमेजिनरी पॉइंट मान लीजिए, इसके आप अपोजिट डायरेक्शन में चलिए तो ब्रोमीन मिला, अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या मिला, ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर चलेंगे तो क्लोरीन मिलेगा और इसके अपोजिट में चलेंगे तो क्लोरीन मिला, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप पहले वाले का बताइए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा न, तो हम इसको चेक ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। आप ये मत करिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में गए तो क्लोरीन, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में गए तो क्लोरीन, और यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन मिला, ये हाइड्रोजन मिला। आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने लिखा है ना, देयर इज नो कॉज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ऑड मेंबर ऑफ रिंग। अगर ऑड मेंबर ऑफ रिंग होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो देखिए कितने का रिंग है, 3 कार्बन का रिंग है, ऑड मेंबर ऑफ रिंग है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें आप एकदम सही से बताएंगे कि बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यह हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। चौथा एग्जाम्पल है आपका, बताइए। तो देखिए अब ये तो 8 मेंबर तो है नहीं, ये ना 4 मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 मेंबर रिंग है। और यहाँ से देखिए मान लीजिए कि एक पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन आप चलिए, क्या मिला आपको, क्लोरीन मिला। अब इधर चलिए क्या मिला, ये भी क्लोरीन मिला। अब दूसरा आइटम देखिए, इधर मिला हाइड्रोजन और अपोजिट में चले क्या मिला, हाइड्रोजन। तो अपोजिट डायगोनली अपोजिट जाने पर क्या मिल रहा है, सेम एटम मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।